हाँ एक मिसाल मौजूदा एमएलए की है, जब कोई नहीं हाँ, बोलता था, कहा जब था इस्लाह उन्होंने माशरा के प्रोग्राम चलते थे, जब वो बोले थे कि ये आदमी सियासत में आएगा, वो आए। मैं खुद यूसुफ इलियास के पास जाकर बोला कि यूसुफ भाई, जितने अपने जिम्मेदार लोग हैं, एफआईआर हो चुकी है, आप सब लोग अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते और गिरफ्तारी देते, तो वो नूरी टावर से क्या है, यानी क्या उससे कोई, मैं तुमको बोलता हूँ कि उससे कोई ऐसा बहुत फ़ायदा ऐसा नहीं है। ठीक है, वहाँ जो लोग हैं, कुछ लोगों को वहाँ से कोई फ़ायदा होगा, पूरी कौम को ऐसा कोई फ़ायदा उससे ऐसा मैं नहीं मानता है। किताबें जो छूट गई थी मोबाइल आने की वजह से, पहले कभी पढ़ते थे इब्न सफ़ी और ये सब, तो वो सब तो छूट ही गई थी, मगर वहाँ फिर जब किताबों पे पढ़ने का मौका मिला, तो वहाँ एक लाइब्रेरी भी है, गांधी लाइब्रेरी बोल के, तो वहाँ हफ्ते में एक किताब मिलती है। अब सोहदा का नाम लिखने की जो बात थी, वो मैं आपके चैनल से अभी भी बोलता हूँ कि वो काम इंशाअल्लाह मैं करके रहूँगा, मेरा काम चल रहा है उसके ऊपर। क्या होता था? अरे रोटी का तो ऐसा मामला है कि मुझे लगता है वो गेहूँ तो यानी धान के साथ ही पीस लेते। पहले तो रोटी आती तो उसको ऐसे ऐसे झटक लो, सब भूसा निकलता, हाँ फिर उसको 2-5 मिनट पूरा झटक लो, जब भूसा निकल जाए, और बाकी दाल सब्जी तो माशाअल्लाह ऐसी है। मुझे कई बार बोला गया कि यार दादा भूसे जो है फंड दे देगा 1-2 करोड़, तुम बोलेंगे तो बोलेंगे और दे देगा। तो मैं एक ही बात बोला कि यार मुझे फंड लेने में कोई दुश्वारी नहीं है, मगर मैं मेरी धार कमज़ोर नहीं करना चाहता। MBA की हुई है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर है, LLB की हुई है, कानून जानती है, पॉलिटिकल साइंस से आर्ट्स की है, ग्रेजुएशन की है, और पॉलिटिक्स तो उसके खून में है, उनके वालिद से सीखी हुई है। तो और तजुर्बा जो है, कारपोरेटर रही है, अपोजिशन लीडर रही है, यानी तालीम के साथ तजुर्बा भी सब चीज़ों का है। सही है। नाजरीन, आज की पॉडकास्ट में हम आपके दरमियान रूबरू करवाएंगे शहर मालेगांव की मशहूर शख्सियत, अपने काम के ज़रिए, अपनी खिदमात के ज़रिए इस शहर में जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, और आज हर कोई उस शख्स को जानता है, पहचानता है, मुस्तकीम भाई डिग्निटी के नाम से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज बखैर हैं आपके? बस दुआ है आप लोगों की। इंशाल्लाह। बहुत सारी बातें मुस्तकीम भाई आपसे होनी है इंशाल्लाह, सियासत के हवाले से भी, मौजूदा हालात के हवाले से भी, और आने वाले दिनों में आप शहर के लिए, मालेगांव के लिए, आवाम के लिए क्या करने वाले हैं, उस सिलसिले में भी, और आपकी अपनी लाइफ के हवाले से भी। तो सबसे पहले तो ये कि शानबाजी, हमारी जो शानबाजी है, आपकी वाइफ, साथ में आप लोगों को देखकर यकीनन बहुत अच्छा लगता है कि अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के दरमियान माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इतने अच्छे से माशाल्लाह आप लोग रहते हैं, तो आपकी जो शादी हुई तो अरेंज थी या लव मैरिज थी? देखो, मेरी शादी जो है, मेरा ताल्लुक़ निहाल साहब की फैमिली से 2001 से रहा, जी। और बुलंद भाई, हम शान हिंद, हम लोग साथ में ATT स्कूल में पढ़ा करते थे, तो वो हिसाब से ताल्लुक़ था। जी, जी, जी। हम लोग 12वीं पढ़ने के बाद फिर ग्रेजुएशन किए, ग्रेजुएशन अलग अलग, वो पॉलिटिकल साइंस से की, मैं कॉमर्स से किया। उसके बाद जब हम लोग LLB साथ में करने लगे, तो हम लोगों को लगा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और एक दूसरे को हम लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सही। और इस हिसाब से एक आम जबान में बोलूँ तो लव मैरिज ही थी, यानी एक दूसरे को सही। समझना जो था, वो अहम है। सही। बात अहम थी कि हम एक दूसरे को समझ ले रहे थे और एक दूसरे की बातें समझते थे, वो सियासी हो, घरेलू हो या समाजी हो। ऐसा है कि सिर्फ घरेलू ही बातचीत नहीं होती थी, दुनियावी भी बातचीत होती थी। और पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका था, मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा ही नहीं है। उस वक्त तो नहीं था। नहीं, उस वक्त नहीं रहा, ना मेरे घराने में किसी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड का भी रहा। तो पॉलिटिकल जो बातें हैं वो तो उनसे ही समझा, मगर उनको भी लगा कि मेरे अंदर सियासी मामलात में इंटरेस्ट है, तो ऐसे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी।
सही और अल्लाह के करम से आज तक है है। और हम उम्मीद करेंगे, दुआ भी करेंगे कि ये आखिर तक कायम रहे। इंशाल्लाह। जी। तो मुस्तकीम भाई ये बताएं कि बचपन से आप साथी निहाल अहमद साहब को देखते रहे हैं, जानते हैं, उनसे करीब भी रहे हैं। तो क्या सीखा आपने उनसे? क्या खूबी, क्या क्वालिटीज़ आपने साथी निहाल अहमद साहब के अंदर बज़ाते खुद आपने देखी? देखो, निहाल साहब के पास हम लोग ऐसा था कि बचपन में जब पढ़ते थे तो ऐसा था कि दूसरे जो सियासी लोग थे वही आते जाते थे। हम तो ऐसे बच्चों में हमारी गिनती थी, कुछ बहुत ज़्यादा सियासी काम काज या वो करते नहीं थे। सही। और एक नाम सुने हुए थे तो उनसे बातचीत करना या उनसे कुछ उनके साथ में बैठना भी एक ऐसा थोड़ा सा झिझक और डर सा महसूस होता था। तो जब उम्र बढ़ी और तहरीकें जब देखने लगे तो इंटरेस्ट सियासी तौर पे आने लगा। अहम बात ये थी कि साहब की तहरीक और बातें जो उनकी थी, हम लोग एक चीज़ मैं आज तक नहीं समझ पाया, मैं आज तक एक बात नहीं समझ पाया कि कोई सियासी लीडर अपने वर्कर को वो गुस्से में कम ज़्यादा भी बोल देते थे, तब भी वो वर्कर को बुरा नहीं लगता था। भले वक्ती तौर पे वो बुरा मान जाए, उसके फ़ौरन बाद वो भूल के फिर साहब ऐसा साहब वैसा। तो वो क्वालिटी तो आज भी किसी में नहीं है, मुझ में भी नहीं है। अगर मैं आज कोई वर्कर को बोल दूँ, कुछ थोड़ा ही बोल दूँ कि तू ऐसा गलत किया या ये किया, तो वो नाराज़ हो जाएगा। वो एक क्वालिटी थी उनके अंदर जो सीखने वाली बात थी, वो सीखने की कोशिश किए। और सबसे अहम बात थी आदमी को पहचानना, कि किसी आदमी को मैं अगर देख रहा हूँ तो मुझे कभी कभी लगता था कि यार साहब इसके बारे में जो बोल रहे हैं ना, ये ना बराबर नहीं लग रहा है, ये तो अच्छा आदमी है और अच्छा काम करते हुए दिख भी रहा है। जो ऐसे पिक्चर जो उसकी दिख रही है ऐसी है कि यार ये तो अच्छा आदमी है और काम भी अच्छा कर रहा, पार्टी के लिए भी अच्छा है। मगर साहब बोलते थे कि नहीं यार ये ना आदमी सही नहीं है। और मैं हमेशा देखा कि जिसके ताल्लुक से जो रिमार्क साहब ने पास किया, ये हो सकता है कि उस वक्त तो वो चीज़ें सही नहीं हो या उस वक्त नहीं समझ में आई हो, मगर साल 2 साल 5 साल के बाद वो बात सच साबित हुई है कि अगर वो किसी को बोल दिए कि ये आदमी ऐसा है तो वो आदमी वैसा ही है, या ये बोल दिए कि ये आगे चल के ऐसा ही करने वाला है तो वो वैसा ही निकलता था। अगर वो बोल दिए, और ये तो पूरा शहर जानता है, अगर वो बोल दिए कि ये आदमी आज ये कर रहा है, ये कल सियासत में आएगा, तो वो सियासत में आया। एक मिसाल मौजूदा एमएलए की है, जब कोई नहीं बोलता था, जब इस्लाह माशरा के प्रोग्राम चलते थे, जब वो बोले थे कि ये आदमी सियासत में आएगा, वो आए। इस्लाह माशरा जब उनका होता था तब साहब ने बोले थे कि ये सियासत में आएंगे और वो आए। और किसी के भी ताल्लुक से वो जो बात बोलते थे वो आता था, यानी वो बात सच साबित होती थी। और सियासी इंटरेस्ट आने की वजह अहम थी कि एक देखो, एक नौजवानी की उम्र थी और नाइंसाफ़ी और कुछ गलत हो रहा है, उसके खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है, यानी वो एक उम्र ही ऐसी होती है कि तुम जिस बैकग्राउंड में रह रहे हो उसी बैकग्राउंड में तुम्हारी वो सब होने वाली है, परवरिश होने वाली है, या सोच उस हिसाब से होने वाली है। सही। तो वो जो नाइंसाफ़ी, किसी के साथ गरीब के साथ गलत हो रहा है तो यार नहीं यार ये इसके रास्ते लड़ना चाहिए, वो जो चीज़ें पैदा हुई ना वो साहब के साथ रहते हुए पैदा हुई। सही है कि अगर कोई आदमी के साथ कुछ गलत हुआ है, अगर कोई आया पुलिस स्टेशन का काम लेकर और किसी ने ये बोल दिया कि यार इसका ये काम है, ऑफिस पे बैठा है, कि साहब को बोला कि साहब इसका ऐसा काम है, जाके पुलिस वाले को 2-5 हज़ार रुपया दे के हल करा देता, तो बोलते थे कि वो 2-5 हज़ार रुपया हल करने के लिए वो खुद जाके कर सकता, वो तुम्हारे पास इसलिए आया है कि उसको बगैर पैसे के इंसाफ मिले। अगर पैसा ही दे के उसको मामला हल करना है तो तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। हाँ सही है। तो इस ढंग की बातें धीरे धीरे कहीं ना कहीं सियासी तौर पे दिलचस्पी पैदा करने लगी कि यार नहीं, लोगों के साथ अगर गलत हो रहा है तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड तो मेरा सियासी था ही नहीं। सही है। और किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट पैदा करने के लिए कई वजूहात बनती है। सही है। और वही सब दिलचस्पी बनती गई। मैं तो यहाँ तक के जब जलसे, आज तो
तो कुर्सी का दौर शुरू हो गया प्रोग्राम से में। पहले चटाई बिछाई जाती थी, अखबारात भी बिछा देते थे, अंग्रेजी अखबार लाके वो भी बिछा देते थे। तो मैं चटाई भी बिछाया हूँ जलसों में। सही। और कोई ऐसी बात नहीं, कोई बुरी बात मैं नहीं मानता। आज भी अगर बिछाने की बात आएंगी तो कोई उसमें बुरी बात नहीं है। चटाई बिछा देना, ये कर देना, वो कर देना, यहाँ से अपने सियासी तौर पे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता था कि मैं 18-20 साल का था, अब कोई मुझे वो नहीं था मैं जाके स्टेज पे बैठ जाऊंगा, ये तो मुमकिन नहीं था और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो जमीन से काम काज शुरू किए। साहब का नाम हमारे साथ लगा, मगर काम हम लोग जमीन से शुरू किए। बुलंद भाई थे, वो भी जमीन से काम शुरू किए। ऐसा नहीं हुआ, जब 2007 में पहली बार बुलंद इकबाल इलेक्शन कारपोरेशन का लड़ने वाले थे, तो उस वक्त 12वीं पास कर चुके थे और कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी कि उनको कोई पैसे की तकलीफ़ है या कोई उनको खर्च या जेब खर्च की तकलीफ़ है, ऐसा कुछ नहीं था। मगर उसको 2005 में साहब बुला के बोले कि अभी पहला कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ने जा रहा है, तो तू पहले तेरा पावर लूम चालू कर या कोई कारोबार चालू कर। अगर तुझे लगता है कोई और कारोबार अच्छा है तो वो शुरू कर दे। तो वो पावर लूम की ही बात बोला। आज भी वो पावर लूम कारखाना देवी के मल्ले के हिस्से में जारी है। तो वो इसलिए बोले कि मैं तुझे बोल रहा हूँ कि जब तू सियासत में आएगा, एक्टिव सियासत में, कारपोरेशन में, अगर तेरा कोई कारोबार नहीं रहा तो तू वहाँ चोरी शुरू करेगा, क्योंकि बगैर पैसे के जिंदगी गुजारी नहीं जा सकती। बराबर। और पूरा वक्त सियासत में देंगे तो तुझे कुछ ना कुछ अपने खुद के लिए करना पड़ेगा। तो उसमें इलेक्शन में खड़े होने से पहले तू तेरा कारोबार शुरू कर ले और उसका सेटअप ऐसा कर ले कि तुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पर जाने और वक्त देने की ज़रूरत ना पड़े और तेरा इनकम का एक जरिया हो जाए, ताकि तू यहाँ सियासी काम काज भी कर ले। इस तरह की सोच के लीडर के साथ में हम लोग पले बढ़े और उस हिसाब से ही हम लोग काम काज शुरू किए। और यही सब वजह है कि आज भी हम लोग जो है ज़मीनी काम करते, वर्करों का काम करते। और दूसरा जो साहब की सबसे बड़ी खुसूसियत थी कि कौम और शहर के लिए मुस्तकबिल में क्या होने वाला है वो सोच लेना। कि आज अगर हम 2024 में हैं तो 2026 में हमको क्या ज़रूरत पड़ने वाली है इस शहर को, वो चीज़ को सोच लेना और समझ लेना। और अगर हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं फिरका परस्ती के, तो उसका तोड़ आज तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, इसके ताल्लुक से वो पूरा प्लान उनके जहन में रहता था कि अगर आज कोई आकर सियासी तौर पे किसी तरीके से फिरका परस्ती बढ़ा रहा है या कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे कौम को कल तकलीफ होंगी, तो वो आज ही उसकी प्लानिंग करते थे, भले वो 2026 में होने वाला वाकया क्यों ना हो। मिसाल है 1992 बाबरी मस्जिद का वाकया। बराबर। पूरा मुल्क जानता है सही कि उस वक्त पूरे मुल्क में सिर्फ मालेगांव शहर था जो 9 जुलाई 1992 को ये बोल दिया था कि बाबरी मस्जिद शहीद होने वाली है, उसकी हिफाजत करो। बोलने का मतलब है कि लीडर की सोच वहाँ होना चाहिए। आम लोग जो है वो लीडर के पीछे चलते हैं। सही है। वो लीडर के पीछे इसलिए चलते हैं कि उनको ये लगता है कि ये हमारी रहनुमाई करने वाला है, ये हमारा रहनुमा है, एतमाद होता है, एतमाद होता है। अगर रहनुमा को ही ये नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है तो आवाम को कहाँ लेके जाएगा। तो ये सब खुसूसियत साहब की थी और उसी में पले बढ़े, उसी हिसाब से काम कर रहे। और एक बात जो थी हम आज भी बोलते, मुखालफिन उस पर बात भी करते हैं। आज देखेंगे इलेक्शन का वक्त है। हाँ, मैं एक बात बोल दूँ आपको कि आप अभी बोले कि इलेक्शन की मसरूफियात में से वक्त निकाल के, तो ये पार्ट भी मेरा इलेक्शन ही है जी। मैं हमेशा बोलता हूँ मैं 24 घंटा सियासी आदमी हूँ जी। मैं अगर किसी का एक आधार कार्ड भी बना के दूंगा तो मैं ये चाहूँगा वो मुझे वोट दे। मैं सियासी काम अगर सियासी प्लेटफॉर्म से किसी का कर रहा हूँ तो मैं उसका सियासी फ़ायदा उठाना चाहूँगा। सही है। तो ये प्रोग्राम भी कोई मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ वक्त ज़ाय कर रहा हूँ, ये भी एक इलेक्शन का वक्त है, उसी का एक पार्ट है। बोलने का मतलब यह है कि निहाल साहब में जो खुसूसियत थी वो आज के किसी मालेगांव शहर के लीडर में नहीं थी। एक बात आप समझ लो कि आप खुद एक पढ़े लिखे हो, मालेगांव में पहले जो लीडर हुआ करते थे हिंदुस्तान में, वो लीडर के साथ साथ सहाफ़ी भी हुआ करते थे।
तो आप उस वक्त। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को ले लो, गांधी को ले लो, अंबेडकर का ले लो, हम्म, ये सब लोग लिखने में भी बड़े माहिर थे। सही है। और मालेगांव बाज़ाब्ता में ये साहिब तसनीफ लोग थे, इनकी तसानीफ हाँ आज भी मार्केट में अवेलेबल है, तो बहुत सारी हाँ जुबानों में बिकती है वो। बराबर। और साहब में भी एक खुसूसियत थी, आखिरी वक्त तक वो अखबारात में लिखते रहे। हम्म, ये मालेगांव शहर के किसी साहब खुद लीडर, लिखा करते हाँ थे। खुद लिखा करते थे। अदारिया निहाल साहब का अवामी आवाज़ में, वो खुद उनके इंतकाल से, समझ लो उनका इंतकाल पीर के दिन हुआ था, हम्म, तो सिर्फ जुमा का अदारिया छूटा था। वो भी इसलिए छूटा था कि मुझे अच्छे से ध्यान है कि वो बुध के दिन अदारिया लिखवाया करते थे रात में। तो द्वारका मनी में एडमिट थे, और उस दिन भी वो जो लिखने वाला है उसको बुलवाए थे कि वो लिखवा दें बेड पर, मगर डॉक्टर जो थे वो मैडम को बोले साहब की पोजीशन ऐसी नहीं है, अभी उनको मना करो। तो वो एक अदारिया मेरे सामने छूटा था, नहीं तो अदारिया कभी छूटता नहीं था उनका। बोलने का मतलब ये है कि जब लीडर के अंदर सहाफ़ी हुनर और दुनियावी बातें, यानी वो सिर्फ मालेगांव की सियासत पे नहीं लिखते थे, वो हिंदुस्तान की सियासत में क्या हालात हैं उस पे भी लिखा करते थे। कभी ऐसे हालात आए कि जैसे दुनिया के किसी और मुल्क की बात हो, फ़लस्तीन का सवाल हो, या अमेरिका की पॉलिटिक्स पे, जैसे अभी ट्रम्प और ये जो इलेक्शन चल रहा है इस पर अगर उनके उनकी कोई सोच है तो उस पे लिखा करते थे। मतलब वो पूरी दुनिया के हालात पे नज़र रखना, यही लीडर का काम है। लीडर का काम ये नहीं है कि एक अगर वो इस शहर का लीडर है तो बस वो यही, अगर वो दुनिया को नहीं समझ रहा है तो वो मुस्तकबिल समझ ही नहीं सकता। सही है। और ये उस दौर की बात कर रहा हूँ जब तो ग्लोबलाइजेशन इस तरह का नहीं था दुनिया का। सही है। और आज के हालात तो ऐसे है कि बगैर दुनिया की बात समझे तुम खुद की अपनी बात नहीं कर सकते। शहर की बात तो बहुत दूर की बात है। जब तक दुनिया किस लाइन पे जा रही है, हम किस तरह से काम कर रहे हैं, जब तक हम ये नहीं समझेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। सही है। तो आज वैसे लीडर में आप क्वालिटी कहीं से नजर नहीं आती। एक तो पढ़े लिखे लीडर नहीं बचे, आलिम जो हैं वो ठीक है, आलिम होना एक पार्ट है मगर सियासी होना एक पार्ट है। तो कहीं ना कहीं लीडर की क्वालिटी में पढ़ा लिखा होना ये बहुत ज़रूरी है। और ये शहर में वो चीज़ की कमी फिलहाल तो महसूस की जा रही है। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि साथी निहाल अहमद साहब के पास कलम की भी ताकत थी, और दुनिया को देखकर, माशरे को देखकर जो ऑब्जर्वेशन पावर उनके पास था, लोगों को देखकर समझ लेना, हालात देखकर फिर आगे के लिए उसकी खुद से पहले से कर देना कि आगे हालात ये बनेंगे, ये शख्स है तो ये करेगा वो करेगा, यानी कि ये चीज़ें एक काबिल लीडर की बहुत बड़ी निशानी है। और जैसा कि मुस्तकीम भाई से आपने सुना कि बचपन में हम ननी के साहब के पास बैठा करते थे, जाया करते, तो उनकी बातों को, उनके फ़ैसलों को सुनकर एक सियासी उमंग जागी, और फिर वहाँ से उनके अंदर एक जज्बा पैदा हुआ, जो चलते चलते ज़माना बीतते बीतते आज आप उन्हें इस पोजीशन पर देख रहे हैं। इससे आप ये भी अंदाज़ा लगाएं कि बड़ों की खिदमत से, उनके करीब रहने से क्या क्या मिलता है। तो हमें ये चाहिए कि अगर हम खुद क्या बनना चाहते हैं, अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, तो उनको वैसी सोबत में, वैसी संगत उन्हें देनी पड़ेगी ताकि वैसा रंग उन पर चढ़ सके। और मुस्तकीम भाई के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि खुद से चल के नहीं ये तर्ज़ सुखन आया है, खुद से चल के नहीं ये तर्ज़ सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुज़ुर्गों के तो ये फ़न आया है। तो ये यकीनन निहाल साहब के पास बैठने की जो ये रंग आपके ऊपर चढ़ा है, जो फ़िक्र और जो माइंडसेट आपका सियासी लेवल पर है, ये यकीनन वहाँ से आपने बहुत कुछ लिया है। मुस्तकीम भाई आगे चलते हैं कि मौजूदा सियासत आज जो हो रही है वो यकीनन आपकी उस पर नज़र है, आप उसे देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, और गलत हो रहा है तो कितना कुछ गलत है जो नहीं होना चाहिए, आप इस पर क्या कहेंगे? देखो ऐसा है कि 1999 में निहाल साहब इलेक्शन हारे, उसके बाद उस वक्त शेख रशीद साहब इलेक्शन जीते, उसके बाद से आज हम 2024 में बैठे हैं। 1999 आप 90s तक का जो ज़माना था, 2000 तक का, ये ज़माना बिल्कुल अलग था।
और 2000 के बाद की दुनिया बिल्कुल बदली होती चली गई। सही बात। यानी अगर हम बोले कि यार 90s के जो लोग हैं ना, ये दो अलग अलग दुनिया में रहे। सही है। इस वक्त ऐसा कि टीवी हमारे सामने आई, हाँ। तो जब लगता था कि यार ये टीवी में जो लोग दिख रहे हैं इसलिए आते कहाँ, दिखते कहाँ। किड्स जो है वो यकीनन हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है, और हम लोगों ने जो बचपन और जो जमाना एंजॉय किया है वो आज के लोगों के मुकद्दर में नहीं है। यकीनन ये बात तो हम कहेंगे। तो दो ना अलग अलग दुनिया थी। आज जो अपने बैठे हैं ना, ये बहुत तरक्की याफ्ता दुनिया हो गई। सही है। यानी और हर जगह दुनिया पूरी हो गई। ऐसा नहीं, पहले ऐसा होता था कि अमेरिका में फ्रीज आई है तब अपने वहाँ 20 साल बाद आइए, ये इस तरह की बात होती थी। अब वो जमाना, आज ये मोबाइल आया, ये अपने पास आया, ये वहाँ आया, ये नहीं पूरी दुनिया कनेक्ट हो गई है। सही है। तरक्की का जो सोच है वो इन 20-25 सालों में बदली हुआ। रियल में इन 20-25 सालों में बदली हुआ। पहले तरक्की का मामला कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या रोड, बहुत अच्छी रोड, इस तरह का नहीं था। सही है। क्योंकि उस वक्त जैसी जरूरत है वैसा लीडर काम करता। बराबर। पहले कोई इतनी गाड़ियां ही नहीं थी कि तुम 25-30 साल पहले अगर जाएंगे तो कोई बहुत हाईवेज बहुत चाहिए या बहुत फ्लाईओवर ब्रिज चाहिए, इसकी जरूरत नहीं थी। सही है। उस वक्त जरूरत हुआ करती थी लोगों को रोजगार देने की। सही बात। उस वक्त जरूरत, मालेगांव शहर में खास तौर से लोग आते थे, खानदेश से आते हों या यूपी से आते हों, तो यहाँ इसलिए आते थे कि ये लगता था कि यार मुसलमानों के लिए बहुत सेफ जोन है मालेगांव, ये कहीं ना कहीं उनका मुहाफिज है। तो उस वक्त तो इनको बसाना और उनको रोजगार देना और उनको तालीम देना, बेसिक तालीम। उस वक्त तो कोई मुझे बोलेगा 25 साल पहले, 30 साल पहले लड़कियों को लोग सोचते होंगे कि यार वो उनको MBBS करा दें, तो ये मेंटालिटी नहीं थी। बस 7वीं 10वीं बहुत हुआ तो अपने भी सुनते कि यार कोई 10वीं पढ़ ली तो टीचर बन गई। तो बस इस तरह की वो थी। तो बेसिक तालीम, रोजगार, किसी को बसा देना और उसके बाद उसको जो बेसिक तालीम है वो देना, ये निहाल साहब बराबर किए। आज पूरा शहर ये बात मानता है कि उन्होंने लोगों को बसाया, पावरलूम सनत के लिए कोशिशें की और रोजगार मुहैया किया। उसके बाद बेसिक तालीम के लिए खुद से जो कोशिश की, वो जमूर स्कूल हो, TM स्कूल हो, तुम्हारी फार्मेसी कॉलेज हो, ITI कॉलेज जमूर ITI बनवाई, तो ये जैसी ज़रूरत थी ये सब कुछ किया गया। और उनकी उस वक्त की एक सोच थी कि वो फार्मेसी कॉलेज इसलिए किए थे, माइनॉरिटीज़ की वाहिद कॉलेज है आज महाराष्ट्र में जहाँ पर मुंबई से भी लोग एडमिशन लेते हैं। सही। 50% माइनॉरिटीज़ एक मुंबई में है, साबू सिद्दीक, और एक मालेगांव में है। ये 2 कॉलेज है फार्मेसी की। फार्मेसी एक ऐसी वो थी कि यहाँ पर पढ़ने के बाद आदमी फौरन खुद का रोजगार कर ले, क्योंकि उनको एक बात समझते थे कि मुसलमानों के लिए नौकरी वगैरह का वो बहुत आसान नहीं है। मैं ये बता रहा, लीडर की सोच कि अगर उसको ये लग रहा है कि वो बहुत जाकर नौकरी सरकारी पा लेंगे, ये बहुत मुमकिन नहीं है, तो ऐसी पढ़ाई की तरफ उनको ले जाया जाए कि वो उस वक्त जो उनकी ज़रूरत थी कि रोजगार। हम देखेंगे कि उस वक्त से गली गली मेडिकल शुरू हुई, ये फार्मेसी की ही देन थी। सही। कि गली गली मेडिकल हुई। आज ऐसी सिचुएशन है कि हमारे बहुत से लड़के मुंबई वगैरह में लाइसेंस के साथ मेडिकल स्टोर पर हैं, ये भी मुझे मालूम है। सही है। ITI कॉलेज बनी। ITI कॉलेज का मकसद था कि प्लम्बिंग, वायरमैन, ये सब रोजगार करके लोग फौरन, और उस वक्त जो अरब कंट्रीज थी वहाँ जाने का भी एक रिवाज था। 90s के वक्त में लोग वहाँ पे नौकरी के लिए जाते थे, तो ये सब वहाँ से कोर्स करके चले जाते थे। तो वो ज़रूरत थी। दुनिया जब चेंज हुई और तरक्की का मामला चेंज हुआ, जब गाड़ियाँ बढ़ी, सब कुछ बढ़ा, लोगों का माइंड ऐसा हो गया, मोबाइल ये वो, एकदम दुनिया पूरी एक अलग ढंग की हमारे सामने आ गई। हम इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल चीज़ें, ये जब सब देखने लगे तो शहर में उस ढंग का काम किया ही नहीं गया कि उस लाइन पे तरक्की की जा सके, उस तरफ जाया जा सके, ऐसा किया ही नहीं गया। और यही बात मैं मानता हूँ कि मालेगांव शहर इन 25 सालों में आप देखेंगे इतना बड़ा हो गया। पहले मालेगांव शहर क्या था? नयापुरा, इस्लामपुरा, तुम्हारा बिलबाग, किला, रसूलपुरा, ये सब ये मालेगांव शहर था।
और कुछ हिस्सा फिर हजारखोली का बना। वो मैं खुद हजारखोली में रहता हूँ, तो हजारखोली का एक हिस्सा बना, तो उधर कुछ भी नहीं था। हजारखोली जो बनी आप देखो, वो एक प्लानिंग से बनी हुई हजारखोली है। बाद में ठीक है वो पीछे अतिक्रमण हुआ, ये एक अलग बात है, मगर एक प्लान था हजारखोली बनाने का। वो कोई भी लीडर बनाया हो, वो निहाल साहब बनाए, मैं ये नहीं बोल रहा, वो शब्बीर सेठ बनाए हो या जो भी XYZ वो सरकार बनाई हो, मगर हजारखोली का एक प्लान था कि खोलियां कैसी रहेंगी, सड़कें कैसी रहेंगी, क्या कैसा रहेगा। आज देखेंगे अच्छे एजुकेटेड लोग हजारखोली में रहते। सही। उसके बाद आप पूरा शहर देखो, कोई प्लान ही नहीं है लीडरों के पास, कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं है। आप किसी भी शहर को देखेंगे, जब पुराना शहर नए शहर की तरफ जाता बनने, तो वो एक प्लान से बनता कि अच्छे ढंग से बसे। आज पुराने मालेगांव की क्या पोजीशन है वो सबके सामने, और जो बसा है किनारे साइड जाके, इतना गलत तरीके से बसा है। ना ओपन स्पेस का सवाल है, ना रोड का सवाल है, ना उनका ड्रेनेज सिस्टम है, ना वाटर सप्लाई का कोई वो है, यानी कोई प्लान ही लीडर के पास नहीं है। बस्ती गरीब लोगों की है, उनको इतना नहीं समझता कि वो ये सोचे कि यार हम क्या कैसे करेंगे। लीडर का काम है कि उनको कैसी चीज़ें मुहैया करके वो दे। गरीब आदमी को क्या लगता है कि भैया मुझे 2 लाख रुपए की एक चीज़ मिल रही सस्ती, मैं ले लूँ, मगर उसको सही लाइन पे या किस तरह से प्लान बनाया जाए, ये मालेगांव शहर में नहीं हुआ। और आप देखेंगे तो आज की ऐसी पोजीशन है कि एक नई रोड शुरू नहीं की जा सकी। ट्रैफिक का निज़ाम इतना दरहम बरहम हो गया कि मुझे नहीं लगता कि आपको भी इसका एहसास नहीं होगा। ऐसा है कि शाम में अगर सोच लो कि कुदवाई रोड से मोहम्मद अली रोड हो के किसी तरफ जाना है, तो सोचते कि यार क्या जाए कि नहीं जाए। सही है, ये आज की सिचुएशन है। तो ये बात उस वक्त लीडर को जो नुमाइंदगी या क़यादत कर रहे थे, उनको ये बात समझना चाहिए थी कि लोगों की ज़रूरियात बढ़ रही है। आज एक घर में 4 गाड़ियाँ हैं, एक घर में 5 गाड़ियाँ हैं। एक वक्त ऐसा था कि अगर मेरे यहाँ एक 2 व्हीलर आ गई तो गली के 8 लोग आके देखते थे कि 2 व्हीलर आई है क्या। सही है। आज मेरे घर में मेरे भाई भतीजों तक के पास अपनी सेपरेट गाड़ियाँ हैं। सही है। तो ज़रूरियात बढ़ने वाली थी। शहर तो तुम नहीं वो कर सकते, नए रास्ते खोलने की ज़रूरत थी। एक नया रास्ता 25 सालों में इस शहर में नहीं बनाया गया, ना ही सोचा गया कि आगे क्या होने वाला है। सही। हम जो है, मैं हमेशा बोलता, मैं मेरे कल के एक स्टैंड अप विद शाहनहीन में बोला कि मैं खुद, मुझे नहीं पसंद है कि मैं असेंबली की कैंपेनिंग में रोड और गटर और ड्रेनेज सिस्टम पे बात करूं। यह असेंबली के टॉपिक ही नहीं है, मगर मजबूरी ये है कि हम खुद जहां जा रहे, वो लोग हमसे यही बात कर रहे हैं, आवाम, रोड भैया बना दो, गटर का मसला सही नहीं है, पानी साफ नहीं आता, पानी वक्त पे नहीं आता, तो लोग इसके आगे निकले ही नहीं। हम जो है 25 साल पहले ये बोलते थे कि मालेगांव शहर का मुकाबला नासिक से है, औरंगाबाद से है, जलगांव से है। ये बात मैं मान सकता हूँ कि उस वक्त बोलने वाले ये जरूर बोलेंगे कि हम उससे पीछे थे, मगर मुकाबला किससे था? मुकाबले में कम से कम थे, अब तो नहीं है। मुकाबले में थे भी तो किसके थे? नासिक के थे, औरंगाबाद के थे, जलगांव। बराबर। एक बात यह है कि तुम मुकाबला किससे कर रहे हो, ये भी बहुत अहम बात है। आज हम मालेगांव के ही हिस्से से पिछड़ गए। मालेगांव आउटर नदी के उस पार का जो हिस्सा है वो बराबर डेवलप हो गया। सही बात। मगर मालेगांव शहर नहीं डेवलप हुआ। बिल्कुल सही बात। रोड नहीं बनी, गटर का ड्रेनेज सिस्टम आज भी वही बात है। तो बोलने का मतलब है कि आज 2024 में ना आवाम को ये सवाल करना चाहिए था हमसे भी कि तुम रोजगार के लिए क्या करेंगे, तुम हेल्थ के लिए अच्छा क्या करेंगे, तुम प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्या कर सकते हो। ये सवाल आवाम को हमसे भी करना चाहिए था। मैं ये नहीं बोल रहा कि सामने आलू से ही करें, हम अगर इलेक्शन के एक हिस्सेदार हैं तो हमसे भी यही सवाल होना चाहिए थी। मगर हमसे भी यही सवाल हो रहा कि रोड बना देंगे ना, पानी वक्त पे आएगा ना, पानी साफ आएगा ना। इसकी वजह यह है कि लोग बेसिक ज़रूरत से बाहर ही नहीं निकल पाए, तो उनका मेंटालिटी बनी नहीं कि वो उस तरफ जाके कोई बात करे। इसी को मैं मानता हूं कि ये लीडरशिप 25 साल की बिल्कुल कमज़ोर लीडरशिप थी।
इनका सोचना समझना बिल्कुल कमज़ोर था। एक लीडर ऐसे थे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, एक लीडर ऐसे हैं जो आलिम तो हैं मगर उनको मराठी नहीं आती, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं समझता। लीडर को एडमिनिस्ट्रेशन समझना बहुत ज़रूरी है। बगैर एडमिनिस्ट्रेशन समझे तुम काम कर ही नहीं सकते हो। मंत्रालय को हम मंत्रालय बोलते हैं मगर वो रियल में सचिवालय है। अच्छा, वो सेक्रेटरी चलाते हैं, मंत्री और एमएलए नहीं चलाते। क्या बात। तुम देखेंगे तो यूपी में और दूसरी जगह पे मंत्रालय को सचिवालय ही बोला जाता। सारा काम, नॉलेजेबल बात कही आपने। सारा काम जो है सेक्रेटरीज करते, हम्म। मंत्री उंत्री कोई काम करता नहीं। अच्छा। सेक्रेटरीज से भरा हुआ है पूरा मंत्रालय, और उनसे काम कैसे करवाना ये लीडर का काम है। हाँ। अब लीडर को जब एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं समझता तो वो काम करवाएंगा कैसे? अगर उसको मराठी नहीं समझती, उसको एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका नहीं है, उसके पास या फिर ऐसे लोग साथ में होना चाहिए जो इन सब चीज़ों का नॉलेज रखे या उसको समझाए या सिखाए। मगर मुश्किल यही हो गई कि ना ऐसे लोग साथ में रखे गए, ना सेक्रेटरीज को समझा गया, नुमाइंदगी का मतलब चेंज कर दिए कि मैं भी अगर एक, यानी मुझे खुद बोलते ना, अगर कोई वाकया हो गया, कोई मामला हो गया तो वर्कर या कुछ अपने साथी लोग कि वो ऐसा ऐसा हो गया भैया, अपन भी एक लेटर दे के नुमाइंदगी कर दो। यानी लेटर देने को ही नुमाइंदगी इस शहर ने समझ लिया कि एक लेटर दिए, अखबार में आ गया। अब तो बहुत आसान हो गया हर चीज़ को फैलाना, यूट्यूब पे आ गया, सोशल मीडिया पे आ गया। हाँ भैया, वो नुमाइंदगी हो गई। किसी लीडर से, किसी मंत्री से मिल लेना और उसके साथ फोटो खिंचा लेना, ये भी एक नुमाइंदगी हो गई, ऐसा माना जाता है। जबकि नुमाइंदगी ये नहीं है। नुमाइंदगी का हक अदा होना चाहिए। नुमाइंदगी ये है कि तुम जो काम लेकर गए हो वो काम को पाया तकमील तक पहुंचाना, उसके प्रोसेस को फॉलो करना और वो काम को अंजाम देकर उसको उस जगह पर कायम कर देना, और फिर तुम बोलो कि ये नुमाइंदगी है। लेटर की कॉपी का फोटो खींचते और उस पर कैप्शन लगा देते कि हमारे ये लीडर ने ये नुमाइंदगी कर दी, हमारे लोग, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये, यानी इस तरह की मेंटालिटी बना दी गई कि नुमाइंदगी का तरीका बदल गया, सब कुछ बदल गया। यही इस शहर की बर्बादी का सबसे अहम बात मैं मानता हूँ कि शहर में नुमाइंदगी किसको बोलते हैं वो चीज़ 25 सालों में ख़त्म कर दी गई, और लोगों की ज़रूरत और कौम की ज़रूरत और इस शहर की मिल्ली शनाख्त, मैं बार बार बोलता हूँ, मिल्ली शनाख्त हमेशा कायम रहना चाहिए। ये शहर बहुत मजहबी है मगर शिद्दत पसंद कभी नहीं रहा। सही बात। आज भी शिद्दत पसंद नहीं है, मजहबी है। मजहबी होना एक बात है और शिद्दत पसंद होना दूसरी बात है। बराबर। मजहबी शहर है तो उसकी मिल्ली शनाख्त रहना चाहिए। आज अगर आप देखेंगे, जब मालेगांव में एंट्री करेंगे तो तुमको शिवाजी महाराज का गेट दिखेगा, तुमको ज्योतिबा फुले पुतले का यहाँ गेट दिखेगा, उनके स्टेचूज दिखेंगे, ठीक है, वो कोई बुरी बात नहीं है। मगर जो लोग मालेगांव सोच कर आते हैं ना, उनकी मेंटालिटी एक मुसलमान शहर के देखने की है, तो वो शनाख्त हमको कायम रखना चाहिए। तो उस पर किसी लीडर ने इन 25 सालों में गौर नहीं किया। अगर निहाल साहब ने यहाँ नूरी टावर बनाए तो वो नूरी टावर से क्या है, यानी क्या उससे कोई, मैं तुमको बोलता हूँ कि उससे कोई ऐसा बहुत फायदा ऐसा नहीं है, ठीक है। वहाँ जो लोग हैं, कुछ लोगों को वहाँ से कोई फायदा होगा, पूरी कौम को ऐसा कोई फायदा उससे ऐसा मैं नहीं मानता है। मगर उस इमारत से हमारी मिल्ली शनाख्त दिखती है पूरे शहर की। सही बात है। अगर कोई आगरा रोड पर आकर देखेगा तो हमारी शनाख्त दिखेंगी, वो शनाख्त दिखना चाहिए। हरा झंडा लेने का, मेरा भी हरा झंडा, तेरा भी हरा झंडा, ये मिल्ली शनाख्त नहीं है। अगर उस तरफ इस तरह की तामीर हो रही थी तो इस तरफ हमको भी कोई ना कोई ऐसी तामीर करना चाहिए था कि लोग आए तो उनको लगे कि ये मुसलमानों का शहर है, वो शनाख्त दिखना चाहिए। ये सब चीज़ों पे इस 25 सालों में गौर नहीं किया गया, और ये लीडर की कमजोरी थी, यह उनको समझता नहीं था। और आज जो है हरा झंडा मेरा भी, हरा झंडा मेरा भी, और मजहबी स्टेज से, सियासी स्टेज से मजहबी नारे लगाना,
मजहबी स्टेज से आप मजहब के लिए जितनी बात करना है करो, मजहबी स्टेज से आप पूरी कौम को जोड़ लो, बहुत अच्छी बात है, उनकी रहनुमाई भी करो। मगर सियासी स्टेज से तुम अगर माइनॉरिटीज़ में हो जिस मुल्क में और वहाँ जोड़ने की कोशिश करोगे तो बहरहाल जो लोग अक्सरियत में हैं उनको ये एहसास होगा कि एक सियासी स्टेज से अगर जोड़ा जा रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बीजेपी या आरएसएस हमको इसलिए नहीं पसंद है कि उनके चेहरे हमको नहीं पसंद है, हमको वो इसलिए नहीं पसंद है कि उनकी आइडियोलॉजी हमें नहीं पसंद है। बराबर। वो उनके सियासी स्टेज से जय श्री राम का नारा लगाते ये हमको नहीं पसंद है। बराबर। और यही शिकायत है हमारी। वो उनके सियासी स्टेज से मंदिर मस्जिद की बात बोलते, वो मुसलमानों के बारे में गलत बोलते, वो कभी बोलते मस्जिद से लाउड स्पीकर उतार दो, वो कभी हुजूर की शान में गुस्ताखी करते, इसलिए हमको वो लोग नहीं पसंद है। और अगर वही चीज़ हमारे स्टेज माइनॉरिटीज़ या अक़लियती लोग वही चीज़ करने लगे, अपने स्टेज से नारे लगाने लगे सियासी, तो फिर उनमें और तुम में क्या फ़र्क है। और जो जमहूरी मुल्क है, जो दस्तूरी मुल्क है, अगर हम ये बोलते हैं कि मुल्क दस्तूर से चलेगा तो फिर मुल्क दस्तूर से ही चलना चाहिए। फिर तुम सियासत में मजहब का इस्तेमाल मत करो। मजहब के लिए तुम करो ना जो करना है, पूरा मजहब को एक साथ जोड़ लो, मजहबी प्रोग्राम करो, सबको एक साथ जोड़ो। मगर सियासी स्टेज पे आकर मजहबी नारे लगाना ये इस शहर की मिली शनाख्त के लिए अच्छा नहीं है। सही बात है। यानी कि नाज़रीन आप देखें कि शुरू की जो बातें थी मुस्तकीम भाई की कि दुनिया तो तरक्की कर गई, दुनिया ग्लोबल विलेज में तब्दील हो गई, लेकिन हमारा शहर अपडेट ना हो सका, जिसकी वजह भी आपने मुस्तकीम भाई से सुन ली। 12 नवंबर पर मालेगांव में एक बहुत बड़ा सानहा पेश आया, आप भी उसमें बढ़ चढ़कर यकीनन आगे थे और जिसकी वजह से बहुत सारा मामला हुआ। उस सानहा का, उस हादसे का जिम्मेदार आप किसे समझते? देखो, सबसे पहली बात तो जो लोग वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे, मैं ऑर्गेनाइजर नहीं था जी, हम सपोर्टर थे। सही। वो प्रोग्राम जुमा के दिन था, उससे पहले उसकी एक स्कस हॉल में मीटिंग हुई थी। मुझे खुद भी जब मेरे पास यूसुफ भाई आए हुसैन सेठ कंपाउंड के और उनके साथ और कुछ जिम्मेदार लोग, तो मैं खुद भी मुझे नहीं लग रहा था कि जुमा के दिन बंद का प्रोग्राम सक्सेस हो सकता। तो मैं उनको ये बात बोला कि यार जुमा का दिन छोड़ के बंद का प्रोग्राम रखो, क्योंकि आमतौर पे जुमा का दिन कारोबार, जो दुकानें हैं हमारे यहाँ, वो कारोबारी यानी जो दुकानों का कारोबार है रोड पर, वो जुमा को एक बड़ी तादाद में लोगों का काम चलता है, बिजनेस अच्छा हो जाता हाँ, है, बिजनेस अच्छा होता है। तो वो बोले कि यार ऊपर से यही दिन आया है, यही तारीख आई है 12 नवंबर की। बोला फिर ठीक है। उसके बाद स्कस में मीटिंग हुई। अब जो ऑर्गेनाइजर थे वो क्या उस वक्त समझे, खास तौर से हुसैन सेठ कंपाउंड के लोग, बुध के दिन ये बात समझ में आ गई कि ये प्रोग्राम बहुत सक्सेस होगा। एक ये एहसास मुझे भी हो गया और जो लोग प्रोग्राम कर रहे थे उनको भी हो गया। मालेगांव शहर में एक बात हमेशा से बोली जाती थी कि मालेगांव अगर कोई बंद कर सकता है तो निहाल साहब बंद कर सकते हैं। और 12 नवंबर वाले भी उन्होंने कई मरतबा, हाँ, और 12 नवंबर के वक्त ये लगा कि यार अब मालेगांव बंद हो जाएगा। और ये एहसास कुछ लोगों को ऐसा लगा कि अब हम बहुत लीडर बन जाएंगे और हमारे पूरा क्रेडिट मिल जाएगा, जबकि हुआ ऐसा था कि जो वाकया मणिपुर का था, और आज सोशल मीडिया के ज़रिए जैसे ही वो मणिपुर की बात और सब बातें मणिपुर की थी कि कहाँ की थी, जो भी बातें उस वक्त आना शुरू हुई, वो वसीम सिद्दीकी कोई थे, उनकी कोई बात थी, ये सब जब बातें आने लगी तो 12 नवंबर का जो प्रोग्राम था वो किसी का बचा ही नहीं था, वो आवाम का प्रोग्राम हो गया था। लोगों ने खुद तय कर लिया था कि हमको अब बंद करना है। और लेकिन ऑर्गेनाइजर में कुछ लोग ऐसे थे जो ये चाहने लगे कि अब इसका फ़ायदा उठा लिया जाए, उसका क्रेडिट ले लिया जाए, और कोई जुलूस निकालने की ऐसी कोई बात मुझसे किसी ने नहीं की थी, सिर्फ बंद का एक प्रोग्राम रखने की बात थी। और मुझे ये बोला गया था कि जुमा के दिन 3 बजे हुसैन सेठ के कंपाउंड में आकर
एक लेटर देना है, निवेदन देना है, और 30 से 35 लोग चलने वाले हैं जो अलग अलग तंजीम और अलग अलग सियासी पार्टी के थे। मगर पूरे मामले में मैं ही वाहिद सियासी पार्टी का जिम्मेदार था जो 12 नवंबर की हर मीटिंग, हर प्रोग्राम में शामिल हुआ। बाकी कोई भी सियासी पार्टी का जिम्मेदार जो थे, या आसिफ शेख बोलो या मुफ्ती साहब बोलो, ये लोग कहीं से कहीं उस प्रोग्राम में नहीं आए। जबकि मैं वो अपना फ़र्ज़ मानता था कि हुजूर की शान में अगर गुस्ताखी हुई है तो मैं सियासी तौर पे, मेरे लिए ये फ़र्ज़ है कि अगर उसके खिलाफ कोई भी तहरीक चला रहा है या कोई आंदोलन कर रहा है तो मैं उसमें आगे आगे रहूं। ये मैं हमेशा मानता हूं और आगे भी रहूंगा। बराबर। मगर जो लोग थे वो, उन्होंने प्रोग्राम को अपनी क्रेडिट बनाने के लिए वो जुलूस की शक्ल बनाई। जुलूस की शक्ल बनाने के बाद उनका कंट्रोल प्रोग्राम पे नहीं था। अगर प्रोग्राम मेरा होता तो मैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर डायरेक्ट मैं होता तो मैं प्रोग्राम को किस तरीके से किया जाए, वॉलंटियर्स और दूसरे, एक लाइन तय करना पड़ती हर प्रोग्राम की। मगर प्रोग्राम इनके हाथ में नहीं था। सिर्फ ये उसका फ़ायदा उठाने की नीयत से जुलूस निकाले और उसके बाद ये सब वाक़यात उसमें हो गए। और जो लोग कंपाउंड से ये सब चीज़ कर रहे थे ये सब के सब भाग गए। मैं खुद यूसुफ इलियास के पास जाकर बोला कि यूसुफ भाई, जितने अपने जिम्मेदार लोग हैं, एफआईआर हो चुकी है, आप सब लोग अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते और गिरफ्तारी देते। लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनको ये नहीं लगना चाहिए कि यार अपने जो है उनका साथ छोड़ दिए। तो मुझे उन्होंने उस वक्त ये बोला कि मुफ्ती सईद, जो रज़ा एकेडमी के सदर हैं, सईद नूरी साहब, इनके पास जाना है अपने को। और मुझे ये बोला गया कि यार तुम अगर अभी जेल में जाने की बात करेंगे, तुम या अपने साथ चले जाएंगे तो क्या अपने कैसे करेंगे, तो एक बार तुम भी चलो हाई कोर्ट में वकला से बात कर लो। तो मैं अजीम खान से बात किया था। मैं बोला यार चलो ठीक है, तुम लोग निकलो, मैं भी आता। हम बम्बई गए, मैं अलग गया, वो लोग अलग गए। मैं इनको बोलते रहा कि यार सईद नूरी साहब से कब मिलेंगे या क्या बातचीत हुई मुझे बताओ। उसके बाद जो है मैं वकील से बात करता, जो मेरा जिससे मेरा ताल्लुक़ है, एक सीनियर काउंसिल, वो उस वक्त जुमा शनिचर को लोनावला चला गया तो मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो मैं बोला कि मैं पीर तक रुकता। ये लोग मुंबई में मुझसे कांटेक्ट ही नहीं किए। उसके बाद वकला ये मुझे बोल रही है कि यार हाई कोर्ट से कुछ हो नहीं सकता, अब जो भी है तुम वहाँ एंटीसिपेटरी लो नीचे ही कोर्ट में, या गिरफ्तारी देकर कानूनी तौर पे जमानत के लिए जो करना है वो करो। मैं इनको बोलता रहा कि चलो अपन गिरफ्तारी देंगे, फ़ोन पे बातचीत। 8 दिन के बाद यूसुफ इलियास और उसके पूरे ख़ानदान ने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिए। मैं तंग आकर अकेला गिरफ्तारी देने के वास्ते आया। मैं अकेला था जो सरेंडर हुआ, कोई भी बाकी लोग गिरफ्तार हुए, एंटीसिपेटरी लिए, मगर मैं खुद आके गिरफ्तारी दिया। जेल में रहा, उनके साथ रहा। जेल में मुझसे जो हो सका मैंने उन लोग की मदद की, उनके साथ में रहा। जेल से छूटने के बाद जो लोगों की ज़मानत नहीं हुई थी, क्योंकि मैं जब जेल में था तो सारी कोशिश शान कर रही थी मालेगांव में, यहाँ तक कि उस वक्त लोग धरना देने से भी डरते थे। उस वक्त 35 जगह उसने धरना दी थी। ये निहाल साहब की बेटी है, ये साबित कर दी थी। नहीं तो डर और खौफ का ऐसा माहौल था कि लोग बोलते थे कि सिटी पुलिस स्टेशन के रास्ते से जाने के लिए लोग डरने लगे थे। कई लोग शहर छोड़कर चले गए थे जिनका कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन ये डर के चले गए थे कि यार पुलिस हमको भी ना जमा कर ले। इतना डर और खौफ का माहौल कभी मालेगांव शहर में नहीं रहा। सही। एमएलए की उस वक्त जिम्मेदारी थी कि वो पुलिस स्टेशन में बैठे और ये बोले कि यार इतना बड़ा गुनाह नहीं हुआ है और जिनसे हुआ है उनकी बात होना चाहिए। उस वक्त 2 बयान जो थे वो बिल्कुल गलत आए। एक आसिफ शेख की तरफ से बयान आया कि लोग बाहर से आए थे और एक प्लानिंग के तहत पथराव किया गया, और मेरे पास उसका सबूत है। ये बयान उसी वक्त रात में आया जिस वक्त 12 नवंबर हुआ। सुबह मुफ्ती साहब का दूसरा बयान आया कि पत्थर थे नहीं, लाए गए थे। ये दोनों बयान ऐसे थे कि ये बयान से एक बात हो रही है कि इसमें प्लानिंग थी, जबकि 12 नवंबर में कोई प्लानिंग नहीं थी। वो बस एक
हो गया वो, सही है। मतलब एक वाकया था, वो पथराव था, वो हो गया। कोई उसकी प्लानिंग किसी की थी ऐसा मैं मानता ही नहीं। सही बात। जब एफआईआर की कॉपी आई, मैं खुद भी लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन ऐसा है कि प्रैक्टिकली काम करना और पढ़ाई करना ये दो फर्क की बात है। जैसे ही एफआईआर आई, मैं 307 देखा तो मुझे पहला ये लगा कि यार 307, और कई कलम थी, 353 ये वो, आखिरी में 120 भी। मैं अजीम खान को बोला कि यार खान साहब इसमें तो 307 लग गई हो। तो खान साहब बोले 307 की कोई बात नहीं है, 120 भी जो प्लानिंग की लगी है ना, वो अपने लिए बड़ा मुश्किल खड़ा कर देंगे। जब 307 और ऐसे बड़े जुर्मों के साथ प्लानिंग लग जाती तो वो जुर्म बहुत बड़ा माना जाता। अच्छा। और ये दोनों का बयान, यहाँ तक कि कोर्ट में सरकारी वकील ने मौजूदा एमएलए के बयान को वहाँ दोहराया कि मालेगांव शहर के एमएलए का खुद ये बोलना है कि वहाँ पत्थर थे नहीं, लाए गए थे, और यही वजह बनी कि ज़मानत में इतना वक्त लगा। और किसी सियासी पार्टी ने उस वक्त ये कोशिश नहीं की कि उनकी सही तरीके से रहनुमाई की जाए। मैं जेल में था उस वक्त भी शाहनहीन ने कोशिश की। मैं जेल से छूटा, मैं बम्बई हाई कोर्ट मुसलसल दौड़ता रहा और जो भी कोशिश कर सकता था वो किया। इसमें कुछ लोगों ने मेरी मदद भी की, दूसरी तंजीम, मगर जो ऑर्गेनाइज़र थे वो उस वक्त भी भगोड़े ही रहे, किसी की मदद नहीं की। ख़ास तौर से हुसैन सेठ कंपाउंड के लोग, जिनकी जिम्मेदारी थी कि अगर तुमने पूरा प्रोग्राम कंपाउंड से किया था और एक वाकया हो गया, ठीक है हो गया, तो जिम्मेदारी तुम्हारी थी कि उनकी तुम मदद करते, तुम जेल जाते। तुम्हारे घर के अगर 4 लोग थे, 2 लोग तो जाके उनकी मदद करते, मगर ये लोग भागते रहे, ना कानूनी मदद की किसी की, ना माली मदद की किसी की। ये 12 नवंबर का वाकया था। अभी 12 नवंबर को सलाम चाचा रोड पर हम लोग उसी ताल्लुक से एक जलसा ले रहे हैं, इलेक्शनी जलसा है 12 नवंबर को, 12 नवंबर यानी को, उस वाक़े के मुकम्मल 2 साल के 3 साल के बाद, 3 साल के बाद। और मैं हमेशा बोला कि एक वो अदालत थी जो कानूनी अदालत है, और एक अब सलाम चाचा रोड पे अवामी अदालत होंगी। अच्छा। फैसले हमेशा कोई भी चीज़ इस के, प्रोग्राम को क्या नाम दिया आपने? अवामी अदालत, 12 नवंबर की अवामी अदालत। फैसला कभी भी कोर्ट से होता है, ये बात सच है, मगर किसी भी मामले को अवामी अदालत भी उसका फैसला करती है, और इलेक्शन एक अवामी अदालत है। इस इलेक्शन में लोगों को 12 नवंबर के बारे में जवाब देना पड़ेगा, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। इस मामले के बाद आप काफ़ी दिनों तक जेल में रहे, तो आज हमारे नौजवान बहुत सारे जराइम का शिकार है, जिसकी वजह से उन्हें उस चौखट तक जाना होता है। तो अंदर की कुछ बातें बताएं कि जेल के हालात क्या होते हैं, लोगों के साथ सलूक क्या होता है, क्या अंदर का सीन क्या होता है, बताएं, इसलिए कि लोग वहाँ जाने से कतराएं, ऐसा कोई काम ना करे कि वहाँ जाना पड़े। नहीं, देखो, मालेगांव शहर की जो सबसे अच्छी बात है, मालेगांव नासिक सेंट्रल जेल में नासिक जिला और दूसरे शहरों से भी, जलगांव, औरंगाबाद, इधर के भी कैदी आते, धुलिया, ये वो, मालेगांव शहर की भी एक बड़ी तादाद है। मगर मैं जो गौर किया कि दूसरे शहरों के जो कैदी वहाँ थे वो 376, पोक्सो, इस तरह की बड़ी तादाद थी। चैन खींचने वाले, चोरी करने वाले, इस तरह की ना एक बड़ी तादाद वहाँ मैं देखा दूसरे शहरों की, नासिक के खुद ज़्यादातर। मालेगांव शहर में बहुत रेयर ही केसेस हुए जो 376 पोक्सो ऐसे, जो नहीं के बराबर मैं मानता। बाकी दूसरे शहरों में ये केसेस बहुत ज़्यादा थे, औरतों के साथ गलत सलूक। मालेगांव शहर में ऐसे केसेस वहाँ नहीं के बराबर थे। वहाँ का जो एक पुलिस वाला था, थोड़ा उससे मेरा ताल्लुक, बातचीत हो गई थी। उसका ये बोलना था कि अगर मालेगांव शहर में तुम नशा और अशिया पे कंट्रोल कर लिए तो मालेगांव शहर के 90% क्राइम होंगे ही नहीं। 90% क्राइम मालेगांव शहर में सिर्फ इसलिए होते हैं कि नशा और अशिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाने, और नशे की वजह से कटर मार, ये कर, मोबाइल ले ले, ये जो चीज़ें होने लगी, ये सिर्फ तुम गौर करेंगे ये सब नशेड़ी लोग ही करते, और उसकी वजह नशा और अशिया का इस्तेमाल है। नहीं तो जो दूसरे जो बड़े क्राइम है, इससे मालेगांव यानी बहुत महफूज है।
सही है। ये एक अच्छी बात है, मगर नशा और असिया पे मालेगांव में कंट्रोल या उसके लिए कोई प्लान हमारे पास या लीडरों के पास फिलहाल नहीं है। हम अभी हमारे जो शान की गारंटी नाम से हम इलेक्शन में हमारा मैनिफेस्टो देने वाले हैं, उसमें हमने इसके ताल्लुक से एक टीम बनाई है और मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ। मैं पूना भी भेजा था उनको इलेक्शन डिक्लेयर होने से 2-3 लोग को पहले एक NGOs के पास, यार क्या क्या किया जा सकता। कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों से भी मैं समझा कि यार इसमें क्या करना चाहिए। हम अभी जो शान की गारंटी देने वाले हैं तो हम उसमें हम बहुत बड़ी बड़ी बात या बहुत ढेर बातें करने वाले नहीं, बहुत ज़्यादा। पहली बार ऐसा होगा कि हम जो बोल रहे हैं हम वो कैसे करेंगे, ये भी साथ में देने की कोशिश है हमारी। कि अगर हम बोल रहे कि हम प्राइमरी एजुकेशन अच्छा करेंगे तो एक मैनिफेस्टो क्या रहता है, हम प्राइमरी में ये करेंगे, अमुक करेंगे, ढमुक करेंगे, ये करेंगे, मगर कैसे करेंगे, हमारे उसका प्लान क्या है हमारे पास, वो उसके साथ देंगे। तो वैसी नशा और असिया के ताल्लुक से मैं एक अच्छा रिसर्च किया हूँ। मेरे 2-3 दोस्त लोग हैं, वो लोग भी अच्छा काम किए। तो वो चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। जेल में आप जो बोले कि मैं वहाँ था, हाँ जेल जो है, जेल 2 है, यानी जेल एक ही है, मगर अब तुम वहाँ क्या सीखेंगे। सही बात यह है कि जेल जो है वो सीखने के लिए ही जेल बोली गई है, कि यहाँ पे जो समाज में ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए बराबर नहीं है, उनको यहाँ पे लाया जाए और उनको सिखाया जाए कि समाज में किस तरह से रहा जाए। तो वहाँ या तो तुम अच्छा सीख के आएंगे या गलत आदमी, तुम गलत थे और गलत बन के आएंगे। ये 2 चीज़ है। मेरे लिए ये फ़ायदा था कि मुझे किताबें पढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिला। मुझे मेरी मराठी पढ़ना लिखना तो आता था, बहुत अच्छी नहीं थी और पढ़ने वगैरह में, मगर वहाँ मराठी किताबें, मराठी अखबारात पढ़ने से मराठी भी बेहतर मेरी हुई। और किताबें जो छूट गई थी मोबाइल आने की वजह से, पहले कभी पढ़ते थे इब्न सफ़ी और ये सब, तो वो सब तो छूट ही गई थी। मगर वहाँ फिर जब किताबों पे पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि वहाँ एक लाइब्रेरी भी है, गांधी लाइब्रेरी बोल के, तो वहाँ हफ्ते में एक किताब मिलती है। मैं थोड़ा सी जो बाबा थे उनसे बातचीत करके 2 ले लेता था कि भैया कुछ उनके कैंटीन से कोई सामान दे दूँ तो 2 किताब ले लूँ, क्योंकि और कुछ काम तो वहाँ था नहीं। वक्त काटना ही असल में जेल काटना है, वक्त कटता नहीं वहाँ। तो अब वहाँ तुम क्या लेंगे। अब मैं तो कोई क्रिमिनल आदमी हूँ नहीं कि गलत सीखूंगा। सही। किताबें पढ़ना, ये करना, एक्सरसाइज करना तो मेरे लिए ना अच्छा था। मेरे साथी जो थे जेल में 12 नवंबर वाले, वो खुद बहुत हैरान रहते थे कि यार मैं इतना परेशान नहीं हूँ जितना दूसरे लोग थे। मैं एक बात दिमाग में बैठा लिया था, यार अल्लाह का जो फैसला है वही होने वाला है। बाहर जो लोग हैं अपने, वो सब पूरी कोशिश कर रहे हैं, बेल होना है तो होंगी, कोशिश में तो कोई कमी नहीं है। बाकी अब अपने को यहाँ जब तक भी रहना है, किताबें पढ़ो, एक्सरसाइज करो, ये सब करते थे। खाने की बात ऐसी है कि इतनी रोटी से खाना शुरू हुआ, उतरती नहीं थी रोटी। इतनी रोटी से शुरू हुआ, 3 महीने में समझ लो आधी पौना रोटी खाने तक आई बात। वो उतरती नहीं ना, खाना ही नहीं उतरता। रोटी के साथ क्या होता था? अरे रोटी का तो ऐसा मामला है कि मुझे लगता है वो गेहूँ तो यानी धान के साथ ही पीस लेते। पहले तो रोटी आती तो उसको ऐसे ऐसे झटक लो तो भूसा निकलता, फिर उसको 2-5 मिनट पूरा झटक लो जब भूसा निकल जाए। और बाकी दाल सब्जी तो माशाअल्लाह ऐसी है कि अब अपना जो है, जैसा खास तौर से मालेगांव में गरीब आदमी का भी ना खाना बहुत अच्छा है यहाँ। सही बिल्कुल जायका और ये जो है ना, वो खाना बहुत अच्छा है। गरीब का भी खाना बहुत अच्छा रहता। तो खाना बोले तो बड़ा मुश्किल काम था वो। और मालेगांव में नहीं कि कुछ मिले ना मिले, भाई खाना अच्छा, हाँ खाना अच्छा रहता। तो वो एक बहुत बड़ी तकलीफ थी खाने की। लेकिन ऐसा है कि जब 8-15 दिन में आदत लग गई तो फिर कुछ ना कुछ जिंदा रहने के लिए तो खाना का साथ था, तो फिर नॉलेज गेन होगा या ये सारी चीजें। बाकी जेल काटना आज के दौर में बड़ा मुश्किल काम है। देखो पहले की बात अलग थी। क्या हुआ कि वो भी उस शख्स के लिए जो आवाम से जुड़ा हुआ हो, सामाजिक काम करता, उसके लिए तो और कठिन है, बहुत मुश्किल काम है जेल काटना अपना। मेरा तो और खास तौर से जो क्रिमिनल लोग है, देखो जेल में जो प्रशासन है ना, उनको भी समझता किसके साथ कैसा ट्रेड करना है। उनको मालूम है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। नहीं सबको ये समझ रहा था कि ये जो लोग आए हैं
ऐसा पॉलिटिकल और ये मामला है, कोई ऐसा क्रिमिनल लोग हैं नहीं नहीं, है, सही है। तो हमारे साथ ट्रेड कोई बहुत खराब उनका नहीं था। नहीं तो मगर अगर मैं कोई क्राइम करके जाऊंगा तो मेरे साथ वैसा ट्रेड रहेगा। तो जेल प्रशासन भी ट्रेड वैसा करता। अगर कोई रेप करके गया तो उसके साथ जेल प्रशासन और जेल में जो लोग हैं कैदी, उनका भी ट्रेड बदल जाता। तो जो लोग क्राइम करके जाएंगे उनके लिए तो जेल बिल्कुल ही बहुत गलत जगह है। और ख़ास तौर से जो मैं जेल में देखा, ऑनलाइन का जो सब कारोबार अब शुरू हुआ, ऐसे ऐसे फ्रॉड हो जाते, उससे ख़ास तौर से नौजवानों को बचने की ज़रूरत है। कि मुझे मालूम नहीं है, ये मेरा दोस्त है, 20,000 रुपया मेरा आने वाला है फला जगह से, अब इसको नहीं मालूम वो पैसा किस मद में दे रहा है या क्यों दे रहा। ये मनी ट्रांसफर को मनी लेकर ज्यादा ट्रांसफर, हाँ, ये fraud है। ऐसे मैं कई केसेस जेल में देखा कि उसको ये नहीं मालूम था कि यार इसके पैसे कहाँ से आ रहे, उसने इसके पैसे मंगाया, बाद में मालूम पड़ा वो फ्रॉड था, उसने धमकी दे के इसके खाते में मंगवा लिया और इससे लिया। लेकिन अब वो तो ये बोलेगा मेरे साथ ऐसा हुआ, मगर क्रिमिनल में कनेक्टिविटी में तो वो आ गया ना। तो ऐसे लोग जो है ना, खास तौर से ऐसे फ्रॉड में बिला वजह फंस जाते, तो वो एहतियात करना चाहिए। ऐसे ट्रांसफ़र जो बहुत अपने ताल्लुक का है या एकदम यानी ऐसा है कि एकदम भरोसा है जिस पे, उसी से ऐसे ट्रांजैक्शन करना चाहिए, नहीं तो किसी से ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जेल की लाइफ बोले तो काटना बहुत मुश्किल काम है। सही है। मालेगांव में शहीदों की यादगार के बिल्कुल सामने आपने अशोक स्तंभ कायम किया, और शहीदों की यादगार पर अभी तक शोहदाए मालेगांव का नाम नहीं लिखा गया। हालांकि पीछे दिनों आप उसको लेकर काफ़ी एक्टिव भी रहे हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में ये नज़र आ रहा है कि अभी किसी के भी मंच से ये बात अभी तक सुनने को नहीं मिली कि शहीदों की यादगार पर शोहदाए मालेगांव का नाम लिखा जाए। देखो, आप देखेंगे जो अशोक स्तंभ और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मकसद था, मैं जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, आज पूरा मुल्क हर जगह, अब इलेक्शन में भी, पार्लियामेंट का इलेक्शन भी हुआ, दस्तूर, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन की बात होने लगी। तुम इससे 5 साल पहले जाएंगे तो ये बातें, कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान, ये बात ऐसा आम नहीं थी। जो लोग होंगे वही करते होंगे। शहीदों की यादगार बनाने का मकसद ये था, आप उस पर देखेंगे तो मैं लिखा हूँ शोहदाए आज़ादी 1927 मालेगांव, इतना तो मैं बहरहाल उस पर लिखवा दिया हूँ। और वो जगह पे वो बना लेना भी बड़ा कमाल की बात थी। वो कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई भी बना लेगा, चैलेंज वाला काम है। सही। अब शोहदा का नाम लिखने की जो बात थी, वो मैं आपके चैनल से अभी भी बोलता हूँ कि वो काम इंशाअल्लाह मैं करके रहूँगा। मेरा काम चल रहा है उसके ऊपर, मगर मैं अवामी तौर पर उस पर बात अब नहीं करता, ना मैं अखबारात में उस मामले में कोई खबर देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो मालेगांव शहर में भी, वो एक ऐसा मुद्दा है कि लोग ये नहीं चाहेंगे कि मैं कोशिश करके करवा लूँ। और कुछ फिरका परस्त जो है, जो बिला वजह उन सौदा को फसादी बोलते, वो लोग कहीं ना कहीं काम में, प्रोसेस में तकलीफ देने लगते हैं। और आज कहीं ना कहीं सरकारें फिरका परस्तों के हाथ में है, तो इसलिए मैं काफ़ी आगे तक उसमें काम किया हूँ। मालेगांव शहर में कुछ लोग भी हैं जिनसे मैं जब वक्त पड़ रहा है तो मदद भी ले रहा हूँ, और मैं फिर आपके चैनल से बोलूँगा कि वो काम इंशाअल्लाह मैं करूँगा। अगर मैं वहाँ अशोक स्तंभ बनाया, मैं वहाँ शोहदा आज़ादी 1947 जितना लिख दिया हूँ, तो आगे मैं वो भी कर सकता हूँ। एक मेरा ट्रेलर तो ये था, और वो बनाने की वजह सिर्फ ये थी कि एक मर्तबा 15 अगस्त या 26 जनवरी वहाँ पर रिजवान बैटरी वाले आए तिरंगा झंडा लेके पाइप के साथ। तो हमेशा गौर करना, अशोक स्तंभ बनने से पहले 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, वहाँ पर लोगों को पुलिस खड़ा भी नहीं रहने देती थी। शहीदों की यादगार के पास तिरंगा लेके भी नहीं खड़ा रहने देती थी। ये मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी कि मालेगांव शहर में ये ऐसी जगह है जो शोहदाए आज़ादी के नाम से जानी जाती है, और वहाँ हम तिरंगा लेके खड़े नहीं रह सकते। उस वक्त मेरे जहन में बात आई थी कि ये जगह पे मैं मेला लगाऊंगा 15 अगस्त और 26 जनवरी को, और पुलिस रोक भी नहीं पाएंगी। तो झंडा बंधन भी मैं वहाँ करता हूँ, अशोक स्तंभ भी बनाया, और आप देखेंगे
तो 26 जनवरी और 15 अगस्त को सुबह से वहाँ पे मेला ही लगता है। आज शहर का एक ऐसा पॉइंट बन गया है वो कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को लोग वहाँ आते ही हैं। सही। वो अशोक स्तंभ के लिए मैं नहीं किया, मैं वो सोहदा की आज़ादी की जो सही। इमारत है वहाँ पर अगर तुम 15 अगस्त को हमको नहीं खड़े रहने दे रहे तो ये हिंदुस्तान जैसे आज़ादी, आज जिन लोगों ने आज़ादी दिलाई है हमारे लिए शर्म की बात थी। मगर मैं वो किया और इंशाअल्लाह सोहदा का नाम भी लिखाने का मेरी कोशिश जारी है और मैं लिखाऊंगा भी, मैं आपको बोलता हूँ। और यकीनन शहर को आपसे इस काम के लिए उम्मीद भी है कि आप वो कर सकते हैं। इसके लिए हमारी नई ख्वाहिशात आपके साथ है, हमारी दुआएं आपके साथ है कि जल्द अज जल्द ये काम पाए तकमील तक पहुँचे। अब तक शहर मालेगांव में आपके ज़रिए कितने काम अंजाम पाए? देखो, हम लोग ना हमेशा अपोजिशन में रहे, कॉरपोरेशन में भी रहे तो अपोजिशन में रहे, और हमेशा बरसरे इक़्तिदार में जो रहा है उससे हमारी लड़ाई ही रही है। अगर आज दादा भूसे है तो मालेगांव शहर में हम ही दादा भूसे के खिलाफ है। मुझे कई बार बोला गया कि यार दादा भूसे जो है फंड दे देगा 1-2 करोड़, तुम बोलेंगे तो बोलेंगे और दे देगा। तो मैं एक ही बात बोला कि यार मुझे फंड लेने में कोई दुश्वारी नहीं है, मगर मैं मेरी धार कमज़ोर नहीं करना चाहता। अब काम की बात ऐसी है कि अपोजिशन में रह के जो काम करना चाहिए वो काम मेरे वार्ड में आप देखेंगे अंसार रोड जो है वो बनी, हाँ जो कुछ पार्ट रह गया है वो वहाँ के लोगों ने रोक के रखा है। वो मैं हमेशा बोला हूँ, माने सेठ और ये लोग वो अतिक्रमण बोलते जब होगा तो ही करने देंगे, वो उनका मामला चल रहा है। बाकी तुम्हारा सलीम भाती की रोड ये बनाया, ये पानपोई बंद हो गई थी चूने बस स्टैंड के पास की, और वो अब्दुल अजीज बेचई की पानपोई थी। वो अब्दुल अजीज बेचई जो पहला म्यूनसिपल का इलेक्शन निहाल साहब से जीते थे, पहली बार निहाल साहब जब लड़े थे तो अब्दुल अजीज बेचई उनके सामने जीते थे। अच्छा। उनके नाम से वो पानपोई थी और वो बंद हो गई थी, और कुछ लोगों की नीयत वहाँ ऐसी लगी थी कि वो बंद हो गई, उसके पत्थर वगैरह गिर गए, नाम भी मिट गया। तो मुझे मेरे कान पे बात आई कि यार कुछ लोग वो जगह पे कुछ दूसरी इमारत बना लेना चाहते किसी और के नाम से, कुछ फिरका परस्त लोगों की उस जगह पे नज़र है। और हमारे शहर की वो खिलाफ में हो क्यों ना हो, जो लोग इस शहर को बसाने का काम किए वो ऐसे लोगों में अब्दुल अजीज बेचई थे। तो मैं चाहता था कि वो नाम जिंदा रहे उस जगह पर। मैं उनके ख़ानदान से मिला और मैं बोला कि यार मैं उसको अच्छा बनाऊंगा, आज के हिसाब से वो बनाया। 14 नंबर का रास्ते का काम अभी आप देखेंगे तो लगभग हो गया है। वो रास्ता खोलना इसलिए ज़रूरी था कि ट्रैफिक का मामला और बच्चों के स्कूल का मामला बिगड़े, तो अपोजिशन में रहते हुए जो काम किए जा सकते, बुलंद भाई और शान हिंद के तुम देखेंगे वहाँ पर हम लोग एक एम्प्लॉयमेंट सेंटर बनाए, वो एक गार्डन है, जॉगिंग ट्रैक है वहाँ पर। मालेगांव शहर में नदी के इस पार इतना क्वालिटी का गार्डन है ही नहीं। बिल्कुल सही बात। और वहाँ पर दीनी तालीम कम से कम डेली 400 औरतें वहाँ आती। कोई आपा है शान के ताल्लुक की, वो वहाँ दीनी तालीम देती। सुबह में 100 से 150 औरतें वहाँ जॉगिंग करती, और वो अपनी चटाई वगैरह लाई है, जॉगिंग वगैरह करके वो आराम से बैठते, दीनी तालीम या दुनियावी बातचीत ऐसा है कि नहीं, एक अच्छा माहौल वहाँ दिया। वहाँ ना क्लब है ना हम सियासी इस्तेमाल करते। आज भी आप देखेंगे इलेक्शन के वक्त भी अगर मुझे वो उस हिस्से के लड़के बोले कि यार भैया हम लोग वहाँ पे वो करे, तो मैं मना किया। वहाँ कराटे क्लास चलती कि यार नहीं, अपन अभी सियासी इस्तेमाल करेंगे, ये सब बंद होगा। हम वाहिद हैं, हमारी ऑफिस भी हमारी खुद की प्रॉपर्टी पे है, सियासी जगह पे ऑफिस नहीं है। आगरा रोड पर, हाँ वो खुद की प्रॉपर्टी पे है, कोई सियासी ज़मीन या सरकारी ज़मीन पे हमारी ऑफिस नहीं है। हम कोई जगह भी अगर लिए, अगर ओपन स्पेस, तो वो अवामी और समाज के लिए होना चाहिए, उसके लिए छोड़े और कोई भी जाके देख सकता। तो अपोजिशन में रह के जो काम कर सकते थे वो किए। हाँ, इक़्तिदार देखो काम जो है वो इक़्तिदार में रहने वाले की जिम्मेदारी है और वही कर सकता है। अपोजिशन वाला काम कैसे करना है, अपोजिशन का मतलब ही है वो बता सकता है, या उसके इख्तियार में जितना है वो कर सकता है। और मैं ये मानता हूँ कि हमारे इख्तियार में जितना काम था, हम एक नई सोच के साथ वो काम किए। और वही आप देखेंगे अशोक स्तंभ हो या 14 नंबर स्कूल का हो या पानपोई हो, एक नई सोच की बात थी। मेरे लिए रोड और गटर बनाना कोई बात नहीं थी। आज मालेगांव शहर में ऐसा हो गया कि काम
ठेकेदारी पहले सोच ली जाती, काम बाद में सोचा जाता। मैं हैरान रहता कि एक बारीक गल्ली जिसको हम आम जबान में बोलते, वो एमएलए काम करने के बाद अगर 10 चैनल वालों को बुला के बोल रहा है और उसकी शूटिंग और उसके ऊपर दौरा, तो ये बड़ा मुनासिब नहीं लगता। देखिए, बात आगे तो यही बता दें कि आम तौर पर लोग यही समझ नहीं पाते, किसी काम के हवाले से जब किसी को कहा जाता है तो कहते हैं कि भाई ये काम कॉरपोरेशन का है, एमएलए का नहीं है। तो आवाम को ये बताया जाए और लोग ये कैसे समझें कि ये काम एमएलए की जिम्मेदारी पर आता है, इनके हिस्से में आता है, और ये काम कॉरपोरेशन की तरफ जाते हैं। तकसीम क्या है इसमें? नहीं, तकसीम है ही नहीं, तकसीम नहीं है। जिम्मेदारी दोनों की है, कारपोरेशन और एमएलए की। तुम मुझे बताओ, दादा भूसे कारपोरेटर है? कभी कारपोरेटर रहा है क्या? कभी दादा भूसे कारपोरेटर नहीं रहा। सही एमएलए बात रहा, मंत्री रहा। बराबर, एमएलए से सीधा मंत्री। मंत्री। कारपोरेशन का 70% फंड दादा भूसे इस्तेमाल कैसे कर लिया? 70%। 70% फंड 5 साल में दादा भूसे इस्तेमाल किया। अगर दावाड़ी को पानी देने का मामला हुआ तो वो मंत्रिमंडल में नहीं पास हुआ है, वो कारपोरेशन में पास हुआ है। वो अपनी ताकत से करवाया, जो भी उसकी ताकत थी उसके जरिए करवाया। अगर फंड ट्रांसफ़र किया तो अपनी ताकत पे करवाया। तो कारपोरेशन में जो लोग हैं इनकी भी जिम्मेदारी है, और जो नुमाइंदा है उसकी भी जिम्मेदारी है कि कारपोरेशन से भी कैसे काम लिया जाए। नुमाइंदा जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि उसको देखो, तुम चुन के आने के बाद घर पे जाके 5 साल सो भी गए ना, तो तुम्हारा जो एमएलए का बजट है ना, वो घर पे कागज ला के दे के जाने वाले हो कि ये तुम्हारा बजट है, ये तुम इस्तेमाल कर सकते, तुमको लेटर देना है और इस्तेमाल करना है। तो ये कोई काम नहीं है। काम अब तुम कैसे करवाएंगे? सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट है, हिस्से हैं, वहाँ से फंड लेना। कारपोरेशन जो है उससे काम कैसे करवा लेना। अब प्रशासक राज था 5 साल, तो शेख रशीद और तायरा मैडम थे, ये दादा भूसे की कठपुतली बने रहे। ये कोई काम ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इक़्तिदार में बने रहने के लिए दादा भूसे के साथ रहे। जब इनका इक़्तिदार चला गया, इनको लगा कि अब दादा भूसे के खिलाफ हम लोग तो मुसलसल बोल ही रहे, हम पे सब इल्ज़ाम आएगा, और प्रशासक राज लग गया। ये दादा भूसे को छोड़ के भाग गए। अब मुफ्ती साहब दादा भूसे के पास चले गए। अब दादा भूसे के पास जाने के बाद शहर के लिए फ़ायदा क्या किए? 100 करोड़ का काम जो बाद में टेंडर के बाद अबो हुआ तो 110 करोड़ हुआ, उसमें कारपोरेशन का 40 करोड़ और सरकार का 70 करोड़, और मालेगांव सेंट्रल को मिला 6.5 करोड़। तो ये नाइंसाफ़ी अगर हो रही थी तो ये काम है नुमाइंदे का, ये नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। हमारा अगर 40 करोड़ कारपोरेशन का जा रहा और सरकार का पैसा आने का तो हमको 1 रुपया नहीं मिला, उल्टा हमारा चला गया। सारी सरकारी दफातर, यहाँ तक कि एक नेशनलाइज बैंक, आज हम जब बात मैं कर रहा हूँ मालेगांव सेंट्रल में एक नेशनलाइज बैंक नहीं है, दफातर तो बहुत दूर की बात है। तो ये काम नुमाइंदे का है, उसको ये चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरत थी कि मालेगांव शहर वाले क्या करेंगे। जब लाडली बहन में केवाईसी का मसला आया, आप खुद भी देखे होंगे, बैंक के बाहर उस हिस्से में रात से 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे से औरतें नंबर लगा के बैठी रही। उनके रात में अगर वो वहाँ थी तो उनको कई चीज़ों की परेशानियाँ होंगी। वहाँ कोई संडास बाथरूम नहीं है, सही है। कई परेशानियाँ होंगी, बच्चे ले के गए। और अगर तुम और मैं मानते हैं कि तुम्हारे और मेरे घर की नहीं कोई औरत थी, इसलिए हमें नहीं सोचना चाहिए, तो मैं ये मानता हूँ कि फिर हमारा ज़मीर मर चुका। वो कौम और इस शहर की औरतें थी। तो ये सब चीज़ें क्यों नहीं सोची गई? ये नुमाइंदे का काम था जो वो ईमानदारी से नहीं किए। यहाँ तक के प्रांत और तहसीलदार में अगर एमएलए एक लेटर दे कि मुझे इस डिपार्टमेंट की मीटिंग लगाना है, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको लगाना ही पड़ेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो उसको नज़रअंदाज कर दे। मैं कोई एमएलए नहीं हूँ, मेरी बात को एक बार नज़रअंदाज किया जा सकता, सही, मगर एमएलए की अपनी एक ताकत है, उनका अपना एक प्रोटोकॉल है। मगर इन्होंने, और जितनी सरकारी बैंक है ये सब प्रांत के अंडर में आती, इनका काम था एक मीटिंग सब बैंक वालों से लगवाने का। अगर ठीक है उधर सब मामला हुआ था तो केवाईसी के लिए कोई ऐसी तरकीब निकालते कि एक बार में इधर कुछ लोग आते और बैठ के केवाईसी करवाते, मगर कोई बात नहीं सोची गई। यहाँ तक कि 65 साल बेवा फंड
तुम्हारा संजय गांधी निराधार योजना की जितनी स्कीमात हैं उनका सबका जो मैं बोलूँ कि बॉस अगर यानी मैनेजर जैसा तो वो एमएलए है। वो जब चाहे इनके ताल्लुक से मीटिंग लगा के इनकी कमेटी की मीटिंग लेके सब कुछ कर सकते, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये कोई, यहाँ तक कि ये उसके जो चेयरमैन बनना चाहिए वो चेयरमैन भी ये खुद नहीं बन पाए। मुझे बाद में ये बोला गया कि मैं उनके साथ खुद था, मैं उनको बोला कि मुफ्ती साहब तुम ऊपर लेटर दो मंत्रालय में और वो कमेटी के चेयरमैन बनो। तो बाद में मालूम पड़ा कि इन्होंने लेटर ही नहीं दिया, उन्होंने उठाए चेयरमैन वो शकील यानी बेग को बना दिए। अब वो आसिफ ने उसका जो भी किया होगा, मतलब बोलने का कि यार तुम कैसे, क्या तुम नुमाइंदगी कर रहे हैं। आज मैं मानता कि यार अगर सियासी ताकत मुझे मिली है एक कारपोरेटर की, तो वो काम की जो भी काम है वो मुझ पर फर्ज है। अगर मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ यही जवाब दे नहीं हूँ, इसका जवाब मुझे ऊपर भी देना है। सही बात। मैं से जवाब नहीं लिया जाएगा ऐसा नहीं है। सही बात। और समाजी कामकाज का तो जवाब हर हाल में लिया जाएगा, बाकी तो मैं मजीद बढ़ जाती। मैं नमाज पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, इसका जो मुझे मिलना है वो मुझे ही मिलेगा, मगर समाजी कामकाज की जिम्मेदारी मैं नहीं किया तो ये मैं अकेले पूरे समाज का नुकसान कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब एक अच्छे आलिम हैं, हो सकते अगर वो मस्जिद में जाएंगे और मैं भी मस्जिद में जाऊंगा तो मैं उनके ही पीछे नमाज पढ़ूंगा, मैं नहीं नमाज पढ़ाने लगूंगा, क्योंकि वो उनका कद है, वो उनका इल्म है, मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। मगर सियासी तौर पे बहरहाल वो बिल्कुल नाकाम है। अगर वो सियासी तौर पे आएंगे तो वो ज़ीरो है, उनको कुछ सियासी समझ नहीं है, उनको काम नहीं समझता, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं समझता, कुछ भी नहीं समझता। मैं मानता हूँ कि मालेगांव की तारीख में इतना कमज़ोर एमएलए मैं पहली बार देख रहा हूँ जिसका ना प्रशासन पे दबाव है, ना पुलिस डिपार्टमेंट पे दबाव है, ना काम करने का कोई तरीका है। मैं हमेशा बोलता कि ये 2024 के कैंपेनिंग में सबसे अच्छी बात ये है कि हमको ना लोगों को बहुत समझाना नहीं पड़ रहा है। क्या होता है कि हम सियासी लोग हैं, सामने वाला कोई भी काम करेगा ना, अगर कोई काम किया है, मान लो एक स्कूल अच्छी बना दिया है, एक अच्छा बहुत, तो हम बोलेंगे यार थोड़ी सी तो टेढ़ी बनाई से, कुछ ना कुछ तो निकालेंगे। सही है। ये बात बिल्कुल सच है, मगर ये ऐसा कुछ किए ही नहीं कि कुछ निकाले, ये सिरे से कोई काम ही नहीं किए। जब मौजूदा एमएलए अपने स्टेज से ये बोले कि ये शहर खंडर हो गया, तो इससे बेवकूफ़ी वाली कैंपेनिंग हो ही नहीं सकती कि जो खुद एमएलए है वो अपने स्टेज से सिराज चौक में बोल रहे हैं कि मालेगांव शहर खंडर हो गया, वो लोग कर दिए। अरे हम तो ये बात मान रहे हैं कि 25 साल से तो तुम ही दो लोग हो ना, अब ये करे तुम करे, दोनों लोग 25 साल से हो, मगर ये तो दोनों मान रहे ना कि काम नहीं हुआ। तो शहर में सही मानों में काम नहीं हुआ। एक स्कूल अगर ये बनाए हो, देखो मैं हमेशा बोलता कि हमारे खिलाफ ही क्यों ना रहे हो, हारून अंसारी साहब आज एक कैंपस बना है एजुकेशन का, कुछ ना कुछ उनका काम दिख रहा। आयशा हकीम, हम कुछ ना कुछ काम उनका देख रहे हैं। शब्बीर सेठ, उनका कोई ना कोई काम दिख रहा है, बराबर उस पर बात हो रही। निहाल साहब, उनका कोई ना कोई काम दिख रहा, फार्मेसी, जमूर, टीएम, कोई भी शक्ल में दिख रहा हो, उन्होंने किया, काम तो आज उनका ही बात दिख रहा जा रही है। उनका जो लोगों को बसाने का काम किए, रोजगार का किए, सनत के किए, उस पर बात हो रही है। पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती सबके ताल्लुक से। आज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल या आसिफ शेख खानवादे का मुझे कोई ऐसा काम बताओ जो एजुकेशन के लिए एक ऐसी इमारत या ऐसा कोई चीज़ की ये शेख रशीद साहब ने ये एजुकेशन के लिए किया, या आसिफ शेख ने ये एजुकेशन के लिए किया, या मुफ्ती साहब ने ये एजुकेशन के लिए किया। अगर हम 50-60 साल पहले के लीडरों के बारे में या आज बोल रहे हैं कि ये चीज़ है उनकी, तो 25 साल पहले वालों की क्यों नहीं दिख रही है? सही मानों में इन्होंने काम किया ही नहीं है शहर में। और शहर में काम होना चाहिए था नए रोजगार के ताल्लुक से, शहर में काम होना चाहिए था एजुकेशन का, शहर में काम होना चाहिए था हेल्थ का, शहर में काम होना चाहिए था शहर की मिल्ली शनाख्त कैसे दिखे, रहे नहीं दिखे उसके ताल्लुक से। इस पे काम ही नहीं हुआ। शानहीन अगर एमएलए बन जाती है, शहर में क्या तब्दीली आएगी? देखो आज की जो पोजीशन है, शहर तब्दीली चाहता है, ये एहसास, मैं 20 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूँ असेंबली का, 4 भी लड़ा, 9 भी लड़ा, 14 भी लड़ा।
19 में तो मुफ्ती साहब के साथ लड़ रहा था, मगर मैं पिछले तीनों इलेक्शन में वो उमंग नहीं देखा था पार्टी के लोगों में। एक मायूसी आ गई थी कि यार अपना सब खत्म हो गया। ऐसा अपने गए भी तो क्या बोले कि यार क्या भैया तुम है ना साथ में, तो ये क्या बोल रहे हैं यार, हम लोग तो साहब वाले ही है ना। ये तो बोल रहे हैं, ये मुझे भी मालूम है ये साहब वाला है, मगर इसके आगे ये नहीं बढ़ रहा। ये कोशिश नहीं कर रहा कि ये कोशिश करके कुछ तब्दीली लाए या माहौल बनाए। मगर आज जो है ना, आज जो लोग पुराने थे वो खुद कोशिश करते हुए मुझे दिख रहे, मुझे मिल रहे, मुझे बोल रहे, तो ये कहीं ना कहीं तब्दीली की बात दिख रही। अब शान हिंद की बात मैं इतना ही बोलूँगा कि MBA की हुई है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर है, LLB की हुई है, कानून जानती है, पॉलिटिकल साइंस से आर्ट्स की है, ग्रेजुएशन की है, और पॉलिटिक्स तो उसके खून में है, उनके वालिद से सीखी हुई है। तो और तजुर्बा जो है कारपोरेटर रही है, अपोजिशन लीडर रही है, यानी तालीम के साथ तजुर्बा भी सब चीज़ों का है। सही है। तो एक नई बात जो शहर में होना चाहिए, एक तामीर और तरक्की के लिए एक नई सोच होना चाहिए। मैं ये बोला कि रोड बना देना, देखो मैं अगर कारपोरेटर है ना, तो मुझे रोड बनाने या गटर बनाने के लिए ये भैया भी चुन के आएंगे ना, तो ये भी कर लेने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मैं चुन के आया तो मैं ही कर लूँगा, मेरे सामने वाला भी चुन के आता, वो भी वो रोड और गटर बना लेने वाला है। उसके लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है कि कोई मुस्तकीम डिग्निटी आएगा तो ही वो रोड बनेंगी। मेरे सामने खड़ा हुआ अगर मेरे जो भी उस वक्त थे वो भी चुन के आते तो वो अंसार रोड बना लेते थे। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बना लिया, वो सलीम भाती के यहाँ की रोड बनवाया वो भी बना लेता था। मैं रिजवान रब्बानी जो है वहाँ पे गटर का काम किया, वो गटर वो भी बना लेता था। कोई मैं बहुत कमाल उमाल नहीं किया, मगर वो अशोक स्तंभ नहीं बना सकता था, वो 14 नंबर का रास्ता नया नहीं खोल सकता था, वो पान पोई अगर बंद हो रही थी और वो कोई दूसरी तरफ जा रही थी तो उसको बचा नहीं सकता था। तो नई सोच जो है ना, मैं हमें रोड और गटर ये तामीरी काम मैं इसको मानता ही नहीं। तुम शान हिंद को नई भी चुन के लाएंगे ना, वो आसिफ शेख भी आ जाएगा, मुफ्ती साहब भी आ जाएंगे, वो XYZ HDPI वाला आ जाए या कोई भी आ जाए, वो ये सब काम कर लेने वाले हैं। रोड गली बन जाएंगी, बोल बन जाएंगी 2-4, उसके लिए कोई ज़रूरत है ही नहीं। ज़रूरत है नए रोज़गार की, ज़रूरत है अच्छे एजुकेशन कैंपस की, ज़रूरत है अच्छी प्राइमरी तालीम की जो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। नहीं तो 25 साल पहले के आप लोग देखेंगे तो ऐसे टीचर्स डॉक्टर्स मिलेंगे जो प्राइमरी से तालीम हासिल किए। आज तुम और मैं बैठ के है ना प्राइमरी में अपने बच्चों को डालने की बात सोच भी नहीं सकते। बराबर। पीछे ऐसा नहीं था। और तालीम पे सबसे ज़्यादा खर्चा प्राइमरी एजुकेशन पे सरकार करती है, प्राइवेट से ज़्यादा। उसका हिसाब किताब भी मैं बता सकता, मगर अभी इतना वक्त नहीं है। प्राइमरी पे जितना खर्च करती है उतना प्राइवेट पे नहीं होता, मगर ना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ना हम ऐसा कोई कैंपस बनाए हैं प्राइमरी का। तो ये सब तब्दीली मुझे उम्मीद है कि वो एक तजुर्बेकार है, एक नई सोच रखती है, तो ये सब चीज़ें करेंगी वो। बाकी अगर रोड गटर की बात आएंगी तो मैं एकदम साफ बोल दिया हूँ कि तुम किसी 13 उम्मीदवार में से किसी को भी कामयाब करो, वो कोई भी कर सकता वो काम। वो मुफ्ती साहब या आसिफ शेख ही करेंगे ऐसा नहीं, किसी को भी तुम दे दो, और भी जितने उम्मीदवार है किसी को भी MLA बना दो, ये काम हो जाने वाला है। कॉमन सी बात हाँ, उसमें कोई कमाल उमाल नहीं है। और शान हिंद साहिबा का जो एजुकेशन लेवल अभी आपने बताया, मैं समझता हूँ कि मौजूदा तमाम लीडरान में सबसे इस लेवल का एजुकेशन शायद अभी नहीं है, किसी के पास नहीं। सही है। तो नाजरीन, बहुत सारी बातें हमने अली जनाब युवा नेता मुस्तकीम डिग्निटी साहब से हमने की है, और हमारी नए ख्वाहिशात भी इनके साथ में हैं। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले किसी पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।